देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद सबसे पहले सबसे बड़ी ड्राम को बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम पर अटैक करने के मामले के बाद अब राहुल गांधी ने फिर से नया बम फोड़ा है दोस्तों, और भाजपाइयों को फिर खुली चुनौती देते हुए एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दी है दोस्तों। इसके बाद कई सारे भाजपाइयों के द्वारा अलग अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर जाकर अटैक करने की कोशिश की गई दोस्तों, लेकिन हर जगह मात खाना पड़ा है। बताएंगे कौन कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया गया है दोस्तों। इसके कारण बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने अचानक से दिल्ली में सांसदों की ट्रेनिंग बुलाई है दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन से पहले एक पार्टी में हो रही है बड़ी बगावत दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे बड़ा कारण क्या है और नरेंद्र मोदी को क्यों रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचे जेपी नड्डा। और इसी के साथ में नया सियासी ड्रामा शुरू कर दिया है एनडीए गठबंधन के एक और बड़े वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के मंत्री ने दोस्तों। और अचानक से क्यों अमित शाह का विमान जयपुर में उतारना पड़ा है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भाजपाई लोगों के बौखलाने का कारण कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ बोले जाना है और मोदी का अपमान तो केवल बहाना है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने पूरे बिहार के 1300 किलोमीटर का चक्कर लगाया दोस्तों। राहुल गांधी की यात्रा लगभग 16 दिन वोटर अधिकार यात्रा के तौर पर चलती रही दोस्तों, और 25 जिले 110 विधानसभा क्षेत्र कवर करते हुए यात्रा पटना पहुंच गई दोस्तों, जहां पर बीते दिन राहुल गांधी की ओर से पैदल मार्च निकालते हुए यात्रा का समापन किया गया दोस्तों। इस दौरान इंडिया गठबंधन के सारे नेता मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपाइयों के बौखलाहट को और बढ़ा दिया है दोस्तों, और ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया गया है। राहुल गांधी ने इस बार बयान देते हुए कहा कि कान खोलकर सुन लो, अभी जो महादेवपुरा कर्नाटका के विधानसभा क्षेत्र को लेकर खुलासा किया था वो तो केवल एटम बम था, और अब असली धमाका होगा और वो होगा हाइड्रोजन बम का। यानी महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो खुलासा 1 लाख फर्जी वोटों को लेकर हुआ था, उससे बड़ा धमाका अब हाइड्रोजन बम वाला धमाका, यानी उससे बड़ा धमाका होने जा रहा है, जिससे विरोधियों की सच्चाई सामने आएगी। राहुल गांधी के इस धमाके के बाद अब बीजेपी के लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा दोस्तों, और भाजपाइयों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस के लोग फिर से जोर जोर से नारे लगाएंगे वोट चोर गद्दी छोड़, और इसीलिए बीजेपी वालों की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी का मतलब अधिकार चोरी, आरक्षण चोरी, रोजगार चोरी, शिक्षा चोरी, लोकतंत्र चोरी है, और इसीलिए युवाओं को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। अहिंसा का संदेश देते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि जिन लोगों को हिंसा करनी है उन्हें करने दो, हम लोग अहिंसा के रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। इसके बाद खबर सामने आती है दोस्तों कि अलग अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर अटैक किया गया है दोस्तों। दरअसल पूरी खबर कुछ इस प्रकार है, जहां पर सबसे पहले खबर सामने आती है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर उज्जैन में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर अटैक करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश बीजेपी के कई सारे लोग आकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर घेराव करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन वहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस वालों के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दिया गया होता है। इसके बाद भाजपाई बैरिकेडिंग के पास आकर विरोध करने लगते हैं दोस्तों। फिर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मौजूद सारे कांग्रेसी पहुंच जाते हैं बैरिकेडिंग के पास और जोर जोर से नारे लगाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद एक तरफ से भाजपाई राहुल गांधी के खिलाफ नारा लगा रहे थे, तो यहां से कांग्रेस पार्टी के लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। उज्जैन ग्रामीण के जाबाज जिला अध्यक्ष और तराना के विधायक महेश परमार भी इस दौरान मौजूद रहे दोस्तों। उनके सारे समर्थकों ने भाजपाइयों को पहले ही रोकते हुए बैरिकेडिंग्स के बाहर रोकते हुए जमकर भाजपाइयों के खिलाफ नारे लगाए दोस्तों, जो सुनकर बीजेपी को वहां से लौटना पड़ा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की तारीफ की है कि उन्होंने पूरी तरीके से डटकर मुकाबला किया है भाजपाइयों का मध्य प्रदेश में। ऐसी ही एक खबर सामने आती है दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां पर उत्तराखंड में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक गुट गया था दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों, लेकिन पहले से ही मौजूद पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को पीछे की ओर धकेल दिया दोस्तों, और कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता भी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिसमें महानगर अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने जोरदार तरीके से भाजपा का विरोध किया दोस्तों, और स्पष्ट कर दिया कि कोई भी दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद पुलिस ने मामले को जैसे तैसे ठंडा किया दोस्तों। एक और बड़ी खबर सामने आई झारखंड से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस पार्टी की पहले से ही सरकार है दोस्तों। यहां पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर रांची में विरोध करने की कोशिश की गई, तो पहले ही पुलिस वालों ने जमकर भाजपाइयों को पीट दिया दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के लोग रोते बिलखते नजर आए। अब रांची में कभी दोबारा नहीं जाएंगे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर दोस्तों। इसी तरीके से एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आती है। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा के अंदर कांग्रेस के दफ्तर पर आकर विरोध करने की कोशिश की गई दोस्तों। यहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष खुद मौजूद थे। आशुतोष दीक्षित के साथ में शहर के अध्यक्ष राशिद और पल्लव
दुबे भी मौजूद थे। और दोस्तों जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करने के लिए गए तो बीजेपी के लोगों का आरोप है कि उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोगों को चोट आई है। दोस्तों ऐसे में बीजेपी के लोग जानबूझकर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हंगामा करने के लिए जाते हैं, उसके बाद आरोप लगाते हैं कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हो गई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इसमें सीधे बीजेपी के लोगों का हाथ नजर आता है दोस्तों, जो जानबूझकर बवाल खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से पुडुचेरी के अंदर भी कई सारे अटैक की खबर सामने आई, जिसका कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से प्रत्युत्तर दिया है दोस्तों। वहीं पर गुजरात के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी को सामने से घेरा है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया जा रहा है भाजपाइयों के परेशान होने बौखलाने का सबसे बड़ा कारण यही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने जो अपना उम्मीदवार उतार दिया है आंध्र प्रदेश से आने वाले सुदर्शन रेड्डी को दोस्तों, और वो लगातार इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन के लोगों से भी सहयोग की अपील कर रहे हैं, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। भाजपा में डर देखने को मिल रहा है दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग टारगेट करते हुए बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के सांसदों को ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है दोस्तों, यानी एनडीए गठबंधन के सांसदों का वोट एक भी वोट खराब ना हो जाए, क्योंकि इस बार जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है दोस्तों काफी मुश्किल चुनाव है और इसमें बराबरी का भी कहीं ना कहीं आंकड़ा देखने को मिल सकता है, या जोरदार कांटे की टक्कर तो देखने को मिल ही रही है दोस्तों। 2-4 वोट इधर उधर अगर पार्टियों से होने लगे तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी बैलेट पेपर के इस चुनाव में नहीं चाहती है कि उसका कोई सांसद गलती करे, इसीलिए सांसदों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वोट कैसे डाला जा सकता है। इसके लिए सारे सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है दोस्तों। 8 सितंबर को नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को डिनर पार्टी भी देने वाले हैं, यानी 9 तारीख को वोट डाला जाएगा और 8 तारीख को नरेंद्र मोदी के यहाँ आकर डिनर पार्टी करने वाले हैं। और कारण आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्यों अचानक से नरेंद्र मोदी को डिनर पार्टी देनी पड़ रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेलंगाना के अंदर सरकार बनाने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी ने उस वक्त तगड़ा झटका दिया था जब 2023 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन ने अपनी जीत हासिल की थी दोस्तों। रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बीजेपी सपने देखती रह जाती है। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के हटने के बाद भाजपा उम्मीद कर रही थी कि उसकी सरकार बनेगी, लेकिन रेवंत रेड्डी ने पूरा खेल पलट दिया दोस्तों। इसके बाद अब जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है तेलंगाना के अंदर वो इस बात को लेकर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बीआरएस पार्टी के साथ में गठबंधन करना चाहती है, ताकि जो तेलंगाना के हार्ड कोर वोटर है, जो तेलुगु वोटर है, जो राज्य की अस्मिता के लिए वोट डालते हैं, उनका कुछ वोटर इधर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। और वो तभी हो सकता है जब बीआरएस पार्टी के साथ में गठबंधन किया जाता है, वरना त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो फायदा रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीआरएस पार्टी के बीजेपी के साथ में जाने को लेकर चर्चा अपने अंतिम दौर में पहुंच गई थी, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की छवि खराब करने को लेकर पार्टी के लोगों पर ही गंभीर आरोप लगाने लगती है। यानी सबसे पहले उन्होंने अपने भाई केटीआर पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कुछ लोग पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं और बीजेपी में विलय करवाना चाहते हैं, और वो डटकर मुकाबले में खड़ी हो गई दोस्तों। उनको और भी कई सारे नेताओं का समर्थन मिल गया। उसके बाद बीआरएस पार्टी और बीजेपी का गठबंधन नहीं बन पाया, लेकिन अब असली खेला तब हुआ है दोस्तों जब उन्होंने के कविता ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ बीआरएस के नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव और पूर्व राज्यसभा के सांसद मेघा कृष्णा रेड्डी ने केसीआर पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाने में भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पार्टी के भीतर साजिशों का सामना करना पड़ रहा है। हरीश राव और संतोष कुमार पर भी उंगली उठाई गई है दोस्तों, यानी ये वो नेता हैं जो केसीआर पर आरोप लगा रहे हैं। और आपको पता है कि जब किसी बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं दोस्तों, तो उसके पास एक ही विकल्प होता है, एक ही पार्टी के साथ गठबंधन करने का विकल्प होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं गठबंधन कराने के लिए ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के लोगों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है आरोप लगाने के लिए। कि कविता का ये बयान पूरे बीआरएस पार्टी के अंदर हड़कंप मचाता दिखाई दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ी साजिश को उन्होंने समय रहते एक्सपोज कर दिया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पहले नरेंद्र मोदी जब भी विदेश के दौरे से वापस लौटते थे दोस्तों, नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एक अलग तरीके का इंतजाम किया जाता था। भाजपाई नेता चाहे जेपी नड्डा हो या फिर और भी कई केंद्रीय मंत्री हो, सब आकर मोदी को गुलदस्ता देते थे और बधाई देते थे कि उन्होंने बहुत अच्छा विदेशी दौरा किया है। इसके बाद दोस्तों ढोल बजाए जाते थे और भाजपा के कार्यकर्ता पूरा एयरपोर्ट घेर कर मोदी मोदी के नारे लगाते थे। यानी पूरी तरीके से माहौल बनाया जाता था कि बहुत बड़ा विदेशी अचीवमेंट हो गया है कुछ, यानी विदेश में जाकर बहुत बड़ा डील नरेंद्र मोदी लेकर आ गए हैं, जबकि हकीकत सबको पता होता है दोस्तों। ऐसे में बीजेपी
बीजेपी का ये पीआर भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा था। उसके बाद अब बीजेपी यहां से थोड़ा पीछे हटी है। दोस्तों खबर यह है कि बीते दिन नरेंद्र मोदी जब चाइना के एससीओ बैठक से वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करने के लिए एक मंत्री भी नहीं था दोस्तों। और नरेंद्र मोदी सिंपल तरीके से आते हैं और गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और यही होना चाहिए दोस्तों। भाजपा के लोग जो पहले माहौल बनाने की कोशिश करते थे उसकी वजह से ही नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा सोचने लगे थे और अपने आप को कहीं ना कहीं देवदूत समझने लगे थे और कहने लगे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी स्पेशल काम के लिए भेजा गया है, यानी अवतार बताने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जनता ने 400 का 240 पर लाकर रख दिया तो फिर ढोल बजाने वाला, नाच गाने वाला सारा कार्यक्रम अब दिखाई नहीं देता है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के बदलाव के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार को लेकर अमित शाह ने 3 तारीख यानी कल बैठक बुलाई है। दोस्तों बैठक बुलाने का कारण यह है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को आईना दिखाने लगे हैं। खबर यह है कि चिराग पासवान की पार्टी ने 40 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकते हुए कहा है कि 40 से नीचे किसी भी मामले पर कोई समझौता नहीं होगा दोस्तों। और यहां तक कि चिराग पासवान के अपने जीजा अरुण भारती ने बयान देते हुए कह दिया कि चिराग पासवान अगले प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बिहार को अगले 15-20 साल तक चिराग पासवान संभालेंगे, यानी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के पोस्ट पर अब चिराग पासवान की दावेदारी का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों देखते हैं इस पर जनता दल यूनाइटेड वाले क्या बोलते हैं। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में खराब मौसम के चलते जम्मू से ही लौट रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना विमान जयपुर के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। दोस्तों 1 सितंबर को जम्मू में थे दोस्तों, वहां पर उन्होंने विक्रम चौक इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान गृह मंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। बाढ़ प्रभावितों की समस्या सुनने के बाद वापस लौटते वक्त उनके विमान को खराब मौसम के कारण जयपुर में उतारा गया। दोस्तों लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी सरकार का कोई बड़ा नेता पंजाब कब जाएगा। पंजाब में भी बाढ़ की स्थिति है और कई सारे लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो रखे हैं दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार का कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचा है। ये काफी शर्मनाक बात है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक युवक राहुल गांधी के साथ बाइक पर चल रहा था दोस्तों, लेकिन यात्रा के दौरान उसकी बाइक खो जाती है। ये जानकारी जब राहुल गांधी को मिली तो राहुल गांधी ने उस युवक को एक बाइक खरीदकर गिफ्ट कर दिया दोस्तों। राहुल गांधी ने खुद से चाबी भी दी। पटना में कार्यक्रम के दौरान यानी राहुल गांधी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि वो अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं, चाहे उनका दुख दर्द कुछ भी हो किसी भी तरीके से दोस्तों। और इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी का घर बनाकर उनको दिया था दोस्तों। लाखों रुपए खर्च करके राहुल गांधी ने अपनी जेब से घर बनवा दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का जो आवास योजना है उसका कुछ अता पता नहीं है। और इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उनके परिवार के पास यानी दशरथ मांझी के परिवार के पास घर नहीं था दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने उस बात को देखा। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन पर बीते दिन रतलाम के दौरे के दौरान यानी 2 दिन पहले हमला हुआ था दोस्तों, जिस पर सियासत गर्म हो गई है। पीसीसी के चीफ के वाहन पर हुए हमले की खबर मिलने के बाद अब इस मामले पर नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आई है। सबने इसकी निंदा की है दोस्तों। बीजेपी पर हमला कराने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर यह हमला उस समय में हुआ दोस्तों जब वो वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन में शामिल होने के लिए रतलाम जा रहे थे, लेकिन वो अपनी यात्रा में नहीं रुके, आगे बढ़ते रहे दोस्तों। और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जनता से मुलाकात किया जाए और यही कांग्रेस पार्टी की ताकत है। और बीजेपी कहीं ना कहीं यही करने से उनको रोकने का प्रयास कर रही है और इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो जनता से मुलाकात करेंगे। हालांकि बाद में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अज्ञातों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी ये एक बड़ा सवाल हमेशा रहेगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरजेडी के राज्यसभा के सांसद मनोज कुमार झा की ओर से इंडिया टीवी के द्वारा किए गए पोस्ट पर तंज कसा गया है दोस्तों। इंडिया टीवी पर एक पोस्ट करते हुए कहा गया कि चीन में दिखा प्रधानमंत्री का जलवा, पुतिन ने कार में साथ जाने के लिए 10 मिनट तक का इंतजार किया। जब यह दावा किया गया सूत्रों के हवाले से दोस्तों, तो इस पर रवीश कुमार ने और मनोज कुमार झा दोनों ने तंज कसा। मनोज कुमार झा कहते हैं कि यह हमारे भारत के मीडिया का अंतिम संस्कार है, देखिए किस तरीके से मीडिया चल रही है। इस पर रवीश कुमार कहते हैं कि ग्रोक से पूछना चाहिए कि कहीं पुतिन गुरुग्राम के जाम में तो नहीं फंस गए। रवीश कुमार की बात तंज भरी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बोल रहे हैं रवीश, ये देश के मीडिया का हाल है जो सूत्रों का हवाला दे देकर बीजेपी का पीआर करता रहता है। 2 शब्द इनके बारे में जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दवायर को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव कहते हैं कि पत्रकार पर एफआईआर हो सकती है, ट्वीट करने पर लोगों के ऊपर एफआईआर हो सकती है, सोशल मीडिया पर कुछ लिखने पर एफआईआर हो सकती है, 1 लाख पन्नों का सबूत देने पर भी चुनाव आयोग पर जांच तक नहीं होता, चुनाव आयोग जांच तक नहीं करता है। अगर चुनाव आयोग सचमुच अंपायर होता तो निष्पक्ष जांच करवाता। पंच परमेश्वर की परंपरा यही कहती है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी साख को बचाए रखना ही आपका श्रम है, यानी जिम्मेदारी बनती है। तो चुनाव आयोग की ओर इशारा करते हुए बल्कि सीधा
सीधा उन्होंने चुनाव आयोग से ये बात बोली है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के एक विधायक हरमीत सिंह दोस्तों उन्होंने सरकार की कमियां उजागर करते हुए पंजाब में कई सारे सवाल पूछे, जिसके बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई। हरमीत सिंह का कहना है कि दिल्ली टीम के इशारे पर जल्द उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा, यानी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर और भी बड़े एक्शन होंगे, क्योंकि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, यानी जो तथाकथित विकास के दावे हैं और जो हकीकत है उसमें अंतर को लेकर सवाल पूछते हैं। दोस्तों ऐसे में आम आदमी पार्टी के कई और विधायक पलटी मारने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरीके के हालात है दोस्तों, अब तो बाढ़ भी आ चुका है। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है कि वो पंजाब के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों सोमवार को शाम 6 बजे उन्होंने अपना इस्तीफा देने के 42वें दिन उपराष्ट्रपति पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद अपना आवास छोड़ दिया है। दोस्तों इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख अभय चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया है कि धनखड़ जी के हमारे साथ पुराने रिश्ते हैं, इसीलिए हम उनको अपील करते हैं और वो अपील पर बात मान गए, इसीलिए वो हमारे फार्म हाउस में रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपाइयों को एक जगह देनी चाहिए थी धनखड़ साहब को रहने के लिए, लेकिन सोचिए कि अब जगदीप धनखड़ को अभय चौटाला की पार्टी से अपना कुछ दिनों का रहने का घर मिला है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर जगदीप धनखड़ का अपमान से जुड़ा हुआ मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में महाभारत शुरू हो गया। दोस्तों टीएमसी ने केंद्र सरकार की त्रिभाषा नीति के खिलाफ आंदोलन करने के लिए धरना शुरू किया था। दोस्तों इसके लिए कोलकाता के मेयो रोड पर बने आर्मी ग्राउंड में अनुमति लेकर पंडाल लगाया गया था। परमिशन की अवधि बीतने के बाद आर्मी के जवानों ने सोमवार को पंडाल हटा दिया। इसकी जानकारी मिलते ही टीएमसी भड़क गई और इसे विपक्षी पार्टियों के द्वारा दबाव की बीजेपी की साजिश करार दिया गया। दोस्तों यानी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा है कि उनके इशारे पर ऐसा किया गया क्योंकि आर्मी से यह जुड़ा मामला है दोस्तों, इसीलिए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। यानी एक और टीएमसी दावा कर रही है कि उन्होंने आर्मी से परमिशन लिया था और दूसरी और दोस्तों ये टेंट निकालकर फेंक दिया गया जो प्रोटेस्ट का एक जगह था। ऐसे में सवाल तो अब कई सारे उठते हैं। आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां चल रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन अपने लोगों को मनाने में जुटी पड़ी है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार 3 सितंबर को दिल्ली में बिहार के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। अमित शाह के यहां बैठक होने वाली है बीजेपी के नेताओं के साथ में। एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर दोस्तों लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और लोजपा 2015 के चुनाव में 47 सीटें लड़ी थी, जबकि 2020 में एनडीए से अलग होकर उन्होंने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चिराग पासवान का कहना है कि लोजपा को बंटवारे के तहत सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। अगर ये सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो फिर लोजपा पार्टी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि उनके पास दूसरा विकल्प है पार्टी को अलग जाने का, यानी जो 2020 में रास्ता उन्होंने अपनाया तक उसी रास्ते पर आगे निकल भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों चिराग पासवान से इतनी उम्मीद करना बहुत बड़ी बात है। 2020 के अलग ही समीकरण थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान में हिम्मत नहीं होगी कि वो अकेले चुनावी मैदान में कूद जाए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि केवल दबाव बनाने के लिए इस तरीके से टैक्टिक्स अपनाई जा रही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि बाढ़ को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की है। केंद्रीय टीम भी पंजाब का दौरा करने के लिए आ रही है। हालांकि गृह मंत्री ने 60,000 करोड़ रुपए जिसे केंद्र ने रोका हुआ है उसको लेकर कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया है। चीमा ने कहा कि आज पंजाब को इस पैसे की जरूरत है, पंजाब के लोग मुसीबत में है, ये पैसा भी पंजाब का ही है, केंद्र राज्यों के लोगों का पैसा नहीं दे रहा है, पंजाब के लोग मुसीबत में है। और ये बात खुलकर बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ता और एलएलबी के छात्रों को दौड़ा कर पीटा है। दोस्तों कई छात्र घायल हो गए हैं। ये छात्र राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ की है, इसलिए उन्हें हटाने को हल्का बल का भी प्रयोग किया गया है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर
बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब देश में जहां भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR होगा, वहां मतदाताओं को नए आधुनिक तकनीक से लैस मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड मिलेंगे। यानी बिहार में जारी SIR पूरा होने के बाद राज्य के सभी योग्य मतदाताओं को नए मतदाता पहचान पत्र जारी करने की योजना अब जमीन पर उतरने वाली है दोस्तों। हालांकि ये सूचना अब आने के बाद चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्ड जारी करने की समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि किया जाएगा दोस्तों। आयोग के उच्च सूत्र बताते हैं कि जब मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए जाएंगे तो उनसे अपनी नवीनतम तस्वीर भी जमा करने के लिए बोला जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नए मतदाता पहचान पत्रों में यह तस्वीर लगाई जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों जो तैयारी चल रही है जिस स्पीड पर, और जब इलेक्शन होने वाले हैं उसमें काफी कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए लोग सवाल लगातार पूछ भी रहे हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को लोगों से अपील की कि वे धर्म काज से मंत्री नेताओं को दूर रखें। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक होती है। गडकरी नागपुर के महानुभाव पंथ के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ हो जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते। सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो इससे हानि होगी। वो किसकी तरफ निशाना साध रहे हैं दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग लिखेगा जरूर, क्योंकि गडकरी ये कह रहे हैं कि धर्म का जो काम है वो किसी मंत्री नेता को नहीं देना चाहिए, वो धर्म की आड़ में आग लगाते हैं। आप लोग जरा लिखकर बताइएगा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं नितिन गडकरी, क्योंकि आजकल बीजेपी के साथ काफी पंगे चल रहे हैं दोस्तों। E20 फ्यूल को लेकर जिस तरीके से भाजपा के समर्थक नितिन गडकरी के पीछे पड़े हुए हैं, ये मामला इतनी जल्दी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जिस तरीके का पहले PR होता था नितिन गडकरी का, अब नितिन गडकरी के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में बिहार के अंदर महागठबंधन भी वोट शेयरिंग को लेकर जल्द बैठक करने वाला है। पार्टी के सारे नेताओं ने मिलकर कहा है कि जल्द फैसला करते हैं, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।